बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं बेटा। हमने क्लास 10th फिजिक्स उसका चैप्टर नंबर जो है वो 10 है, उसका स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम जो बात करने जा रहे हैं वो है डैम्प्ड ओसिलेशंस से रिलेटेड। तो डैम्प्ड ओसिलेशन जो है हम इसके बारे में बात करेंगे आज। डैम्प्ड ओसिलेशन, डैम्प्ड ओसिलेशन जो है वो क्या है? देखिए जी, डैम्प्ड के वर्ड की जहां तक हम बात करते हैं, डैम्प्ड का क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर कोई फोर्स है या कुछ भी है, मतलब सादा लफ्जों में अगर मैं इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं तो वो होता है मध्यम कर देना किसी चीज को। यहाँ पर ओसिलेशन से रिलेटेड है। अगर ओसिलेशंस की स्पीड ज्यादा है, ओसिलेशन ज्यादा पैदा हो रही हैं, तो डैम्प्ड ओसिलेशन का मतलब होता है कि उन्हीं ओसिलेशंस को मध्यम कर देना, कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से अगर ओसिलेट कर रहा है बॉडी तो उसकी ओसिलेशन जो है वो मध्यम हो जाए, कम हो जाए। तो फिर डैम्प्ड ओसिलेशंस क्या हुआ? द ओसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम, द ओसिलेशन ऑफ अ system, oscillation of a system in the presence of, in the presence of some resistive force, resistive force or damped oscillations। बात की समझ आई कि भाई ओसिलेशंस का ही एक सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम में अगर उसके रास्ते में क्या है, रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद हैं। रेजिस्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में क्या होता है कि वो जो ओसिलेशंस हैं उनकी जो स्पीड है, मतलब जिस स्पीड से ओसिलेट वो कर रही होती हैं, ओसिलेशंस उसमें पैदा हो रही होती हैं, वो डैम्प्ड हो जाती हैं, वो मध्यम हो जाती हैं। सपोज अगर मैं बात करता हूँ, ये देखें, अगर ये देखें, ये ओसिलेशंस हैं, मतलब इस तरह से हैं, लेकिन अगर रास्ते में रेजिस्टिव फोर्सेस आती हैं तो देखें वो डैम्प्ड हो जाती हैं। अगर वो इसी तरह रहेंगी तो वो बहुत तेजी से रेजिस्ट कर रही हैं, मतलब बहुत तेजी से वो मूव कर रही होती हैं अपने ही पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो ओसिलेशंस हैं वो डैम्प्ड हो गई हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल कहाँ पर यूज होती है? इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी गाड़ियां होती हैं या मोटरसाइकिल्स होते हैं, उसमें होते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। क्या होते हैं जी? शॉक एब्जॉर्बर्स। वो इसी असूल पर काम करते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, फिगर बनाकर। देखिए, हमारे पास यहां से अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट होता है, इसका ऊपर वाला पार्ट, ये किसके साथ अटैच होता है? शॉर्क का, ये कार के फ्रेम के साथ अटैच होता है। यानी ये किसके साथ अटैच है? अटैच्ड विद कार फ्रेम। ठीक है जी, ऊपर वाला हिस्सा। उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर अगर ये एक सीधी लाइन मैंने खींची है, इसके नीचे यहाँ पर एक पिस्टन होता है। ठीक है, ये जो पिस्टन है, इसके नीचे जो है यहाँ पर लिक्विड होता है, जो ऑयल की शक्ल में होता है। यहाँ पर क्या होता है? लिक्विड। और उससे थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पर भी जो एक पॉइंट होता है इसका, वो अटैच होता है किसके साथ? वो अटैच होता है कार के एक्सल के साथ। यानी ये पार्ट अटैच होता है, अटैच्ड विद कार एक्सल। अब होता क्या है भाई, इस सारे प्रोसेस में क्या होता है? और ये जब आप गाड़ी पे जा रहे होती हैं, सफर कर रहे होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि रास्ते में बम्प आ जाता है। क्या आ जाता है? बम्प, या इसको आप स्पीड ब्रेकर भी बोल सकते हैं। स्पीड ब्रेकर या बम्प की शक्ल में क्या होता है कि गाड़ी को एकदम से, गाड़ी ऊपर होती है, फिर नीचे झटका लगता है, उसमें ओसिलेशंस बड़ी तेजी से पैदा होंगी, काफी ज्यादा झटके लग सकते हैं, लेकिन वो नहीं लग पाते। वो हमारे शॉक एब्जॉर्बर जो हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं? उस वक्त शॉक एब्जॉर्बर ये काम करता है कि भाई वो जो आपकी ओसिलेशंस पैदा हो रही होती हैं, उस ओसिलेशंस को हमारा ये जो पिस्टन है, यहाँ पर जो लिक्विड है, वो लिक्विड जो है उसमें क्या काम करता है कि भाई उसमें जो है वो डैम ओसिलेशन
की शक्ल में उसको कन्वर्ट कर देता है। यानी ये जो ओसिलेशंस होती हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया कि काफी बड़ी बड़ी आपको दिखाई दे रही हैं, मतलब इस तरह से, लेकिन एकदम से वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपने देखा कि वो मदम हो गई है। तो ये हमारा जो है काम ये करते हैं शॉक एब्जॉर्बर, और शॉक एब्जॉर्बर जो है वो हमारी जो ओसिलेशंस हैं सिस्टम की जो पैदा होनी थी, अगर शॉक एब्जॉर्बर गाड़ी में ना हो तो जब भी भाई बम्प आएगा या स्पीड ब्रेकर आएगा तो गाड़ी बहुत तेजी से आपको उछालेगी। हो सकता है कि आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं तो आप उछलकर गिर भी सकती हैं, या फिर गाड़ी में बैठे हैं तो आपकी जो है टक्कर हो सकती है उसकी छत के साथ। तो ये सारी चीजों से महफूज रहने के लिए या रखने के लिए शॉक एब्जॉर्बर जो हैं मौजूद होते हैं। वो इसी असूल पर काम करते हैं कि वो उन ओसिलेशंस को क्या कर देते हैं, डैम। डैम मतलब उन ओसिलेशंस को मदम कर देती हैं, यानी वो जो झटके तेज लगने थे वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, इस तरह से हम आसानी से स्मूथली मूव कर पाते हैं। यानी हमारी जो वाइब्रेटरी मोशन है उसके रास्ते में अगर हमने क्या कर दिया है, रेजिस्टिव फोर्स जो है वो हमने रास्ते में रखी है, जो उसमें रेजिस्ट करती है, उसको रोकती है, तो उस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ऑसिलेशंस क्या हो जाती हैं, डैम। तो ये था भाई हमारा एक छोटा सा टॉपिक, बाकी बुक से भी मैं आपको रीड करवा देता हूँ। तो डैम्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन से तो हमने बात कर ली कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन ऑफ रेजिस्टेंस कंटिन्यूस indefinitely under the action of a restoring force। अगर भाई वाइब्रेटरी मोशन जो हमारी है अगर उसके रास्ते में कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है फिर तो भाई वो आइडियली वैसे ही मूव करती रहेंगी। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटॉर्ड्स द मोशन। लेकिन फ्रिक्शन जो है क्या काम करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहिस्ता आहिस्ता उसको रिटॉर्ट कर देती है, उसकी जो मूवमेंट है ऑसिलेशंस की उसको कम करती जाती है। तो सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट indefinitely, the friction reduces the mechanical energy of the system as time passes। जितनी मर्जी मशीनें आप देखने अच्छी होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें जो मूवमेंट होती है उनके पुर्जों के दरमियान वो फ्रिक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, वो कम होती जाती है उनकी वर्किंग, एंड द मोशन इज सेट टू बी, क्या हो जाती है फिर मोशन जो बड़ी स्मूथ होती है वो डैम्प्ड होना शुरू हो जाती है, वो उतनी तेजी से नहीं वर्क करेगी, वो थोड़ी मध्यम होती चली जाती है। तो दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मोशन। तो ये जो डैम्प्ड होने की वजह से जो हमारी मोशन की वाइब्रेटरी मोशन है उसका एम्पलीट्यूड वो क्या हो जाएगा, वो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड बड़ा है ऐसे, लेकिन जैसे जैसे वो ओसिलेशन जो है हमारी डैम्ड हो गई हैं तो वो फिर बजाय इस तरह से वो कम होता जाता है। तो इसकी एग्जांपल मैंने बता दी, शॉक एब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प मोशन। A shock absorber consists of a piston moving through a liquid such as oil, जो भी मैंने आपको समझाया है, एक पिस्टन है जो लिक्विड में से गुजर के और आगे ये कहाँ से, द अपर पार्ट इसका किसके साथ अटैच है, अब द शॉक एब्जॉर्बर इज फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार, ये कार की बॉडी के फ्रेम के साथ अटैच होता है। व्हेन द कार ट्रेवल्स ओवर अ बम्प और ऑन द रोड क्या होगा, द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, मतलब कार को बड़ी शिद्दत से वाइब्रेट करना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, द शॉक एब्जॉर्बर डैम दीज ऑसिलेशंस, डैम दीज वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू द एनर्जी ऑफ द ऑयल। ये था हमारा एक टॉपिक छोटा सा जो था डैम्ड ऑसिलेशन। उसके बाद हम बात करेंगे भाई वेव मोशन पर कि वेव मोशन क्या होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वेव मोशन। जी टॉपिक है हमारा वेव मोशन। वेव मोशन पहले मैं आपको समझा देता हूं कि वेव मोशन जो है वो थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूं ताकि आपको जरा बेहतर समझ आ जाएगी। देखिए जी मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल टाइप आपको समझा रहा हूं। हमारे पास एक टब है, सपोज ये मेरे पास एक टब है, इसमें देखें जी ये सारा वाटर है, मैंने इसके अंदर क्या है, सारा वाटर यानी पानी डाला हुआ है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया है, मैं जरा थोड़ा सा इसको समझाने के लिए भी जरा बताना था आपको, सिर्फ इसके अंदर वाटर है तो ग्रीस कर दे। तो इस पे मैंने एक यहाँ पर इस जगह पर एक कॉर्क रखा हुआ है, ठीक है, ये समझें कि एक कॉर्क है इस वाटर के अंदर, ये सारा क्या है यहाँ तक ये समझें कि ये
इसके अंदर वाटर है, ठीक है। इस वाटर के अंदर मैंने यहाँ एक कॉर्क रखा हुआ है। अब मैंने किया क्या है कि मैंने किसी एक पॉइंट पर जो है पेंसिल की मदद से, सपोज ये मेरे हाथ में अगर पेंसिल है तो मैंने पेंसिल से इसको डिप कर दिया पानी के अंदर। अब होगा क्या, जब मैं पेंसिल के साथ इसको वाटर को इस तरह से डिप करूंगा तो यहाँ पर जो है वो वेव्स पैदा होंगी। मतलब जिस कोने, एक कोने से अगर मैंने इसको डिप किया है तो यहाँ पर वेव्स इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर वेव्स जो हैं वो बनती जाएंगी। और वेव्स आप देख रहे हैं कि इसमें जो वेव्स पैदा हुई हैं वो जहां पर मैंने डिप किया है वहां से वेव जब बाहर की तरफ जा रही है, वेव की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड है। जहां पे डिप किया है यहाँ पर वेव छोटी हैं, बाहर की तरफ जाते जाते वेव्स जो है वो फैलती जा रही हैं, एक्सपेंड होती जा रही हैं। अब ये वेव्स मूव कर रही हैं। अब आपने यहाँ पर रखा हुआ है कॉर्क, वेव्स तो आपको बकायदा वाटर की वेव्स दिखाई देंगी कि वो आगे 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 मूव कर रही हैं। लेकिन ये जो कॉर्क यहाँ मैंने रखा था इस पोजीशन के ऊपर, चाहिए तो ये था कि ये कॉर्क भी वेव के साथ मूव कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉर्क क्या करता है, कॉर्क अपनी इसी पोजीशन के गिर्द अप एंड डाउन, मतलब या तो वो अप या फिर डाउन, अपनी इसी पोजीशन के गिर्द जो है कॉर्क अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा होता है। कहां पर, ये अगर मैं कह दूं कि ये ओ पोजीशन है, ये इसकी ए पोजीशन है, ये इसकी बी पोजीशन है, तो वो ओ से ए बी पोजीशन पर, जैसे हमने पीछे भी बातें की थी, ओ मेन पोजीशन है, ए एक्सट्रीम पोजीशन है, बी भी एक्सट्रीम, वो ओ से ए बी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जो है वो बार बार मूव कर रहा होता है। यानी इसमें वाइब्रेटरी मोशन पैदा होती है। यहां से हमें क्या पता चला कि वेव्स जो है यहां से प्रोड्यूस हुई, तो बॉडी जो है जो उसमें रास्ते में हमने रखा था वो उन वेव के साथ मूव नहीं किया, उसकी वजह से, वेव्स की वजह से, वेव्स की मूवमेंट की वजह से बॉडी जो है वो अपनी ही मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे, ठीक है जी। इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम एक जगह, किसी जगह पर हम लोग जो है, सपोज यहाँ एक फिक्स पॉइंट पर हम एक रस्सी को बांध देते हैं, उस रस्सी को बांध कर यहाँ पर हम उसको अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, यहाँ से हम उसको रस्सी को पकड़ते हैं, तो पकड़ने के बाद एक तरफ से हमने रस्सी को बांधा हुआ है, हम उसको यू मूवमेंट देते हैं, ठीक है। यानी इस तरह की मूवमेंट आप रस्सी में पैदा कर सकते हैं, यानी ये इस तरह की मूवमेंट। अब यहाँ भी अगर आप रस्सी के किसी एक पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट है उसका, यहाँ पर आप कोई निशान लगा देते हैं या पी, कुछ भी, मैंने पी पॉइंट इसको वैसे बोला है, यहाँ आप उसका कलर से या किसी चीज से अपने स्ट्रिंग के ऊपर एक निशान लगा दिया है। अब जब इसमें रस्सी में हमने वेव्स प्रोड्यूस की हैं, होना तो ये चाहिए था कि वेव्स तो आगे आगे मूव कर रही हैं। ये जो पॉइंट पी था, ये जो कलर जो हमने लगाया है, कलर्ड पार्ट पॉइंट पी पर, इसको भी आगे मूव करना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि जो पॉइंट पी है ये इसी पॉइंट, इसको अगर मैं ओ कह देता हूँ, ये भी उसी तरह से अप एंड डाउन अपनी ही जगह पर एक्सट्रीम पोजीशन के गिर्द जो है, कभी ऊपर ए की तरफ कभी बी की तरफ, वो अपनी ही मेन पोजीशन के गिर्द ऊपर नीचे यहीं पर वो कलर्ड पार्ट मूव करता रहेगा। तो ये इससे क्या साबित होता है कि भाई वेव जो है, वेव मोशन जब पैदा होती है तो उसमें जो वाइब्रेटरी वाइब्रेशंस हैं किसी बॉडी में उसकी वजह से पैदा होती हैं, वो उसके साथ बॉडी मूव नहीं कर जाता, वो अपनी ही उसी पोजीशन पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहता है। तो ये थे ये दो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, इसको जरा हम रीड भी कर लेते हैं, ठीक है, बुक पर। Waves play an important role in our daily life. It is because waves are carrier of energy. देखें यहां से आप सिंपल देखा है कि वेव्स मूव कर गई, उन्होंने एनर्जी, वेव्स ही की एनर्जी की वजह से कॉर्क ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो कैरियर ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन ओवर waves require some oscillating और vibrating सोर्स। तो यहाँ हमने ये वाइब्रेटिंग सोर्स यहाँ रखा। इसकी पहली एक्टिविटी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की टब वाली, वो बुक पर भी देख लेते हैं। डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली। पेंसिल को जैसे मैंने कहा डिप किया अप एंड डाउन हमने, तो क्या होगा उससे कि भाई इन द फॉर्म ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई उसमें उसने वाटर वेव्स पैदा कर दी, विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स व्हेन द वेव reach a small piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down। ठीक हो गया। तो about its original position while the wave will travel outward, the net displacement of the cork जो है
वो जीरो रहेगा, वो वहीं ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, वो आगे ट्रेवल, उसका कुछ भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो होगा। द कार रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। सेकंड एक्टिविटी की हमने बात की, वो भी देख लेते हैं। टेक अ रोप, एक रस्सी ली, एंड मेक अ पॉइंट पी ऑन इट, उसके ऊपर एक पॉइंट पी बना लिया, या मैंने जैसे बोला कि आप उसको कलट कर दें इस तरह से। टाई वन एंड ऑफ द रोप विद अ स्पोर्ट, किसी स्पोर्ट के साथ हमने इसको बांध दिया, एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग, कैसे, इट्स अदर एंड इन योर हैंड, अपने हाथ में उसको खींचकर हमने स्ट्रेच करके रखा। नो फ्लिपिंग, उसके बाद हमने उसको फ्लिप किया। द रोप अप एंड डाउन रेगुलरली will set up a wave in the rope which will travel toward the fixed point। ठीक है जी, वो यहां से मूव करते हुए इसके फिक्स पॉइंट की तरफ मूव कर रही थी जब हम उसको बार बार फ्लिप कर रहे थे। द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, ठीक है, वो उसके साथ मूव नहीं किया, अपनी ही पोजीशन पर वो वाइब्रेट ऊपर नीचे करता रहा था वेव, ठीक है। द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। देखिए डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या है, वेव इस तरह मूव कर रही है, ये डायरेक्शन है वेव की, ठीक है, वेव की डायरेक्शन ये है, और जो बॉडी मूव कर रहा है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन ये है, यानी उसके परपेंडिकुलर, यहां से या तो वो ऊपर या नीचे, यानी जो वाइब्रेटिंग बॉडी की पोजीशन है वो उसके वेव से क्या है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक होगी बात की समझ आ गई। तो उसके बाद आगे चलते हैं। मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव, ठीक है। तो इन सारी बातों से, इन दोनों एक्टिविटीज से फिर हम वेव को डिफाइन कर सकते हैं भाई कैसे, कि वेव की डेफिनेशन है कि वेव इज अ डिस्टरबेंस, वेव से जो है वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, किसमें, इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी वेव ने डिस्टरबेंस क्रिएट की इस पार्टिकल में, ये जो कार था इसके अंदर भी, और ये जो पॉइंट पी है इसके अंदर भी डिस्टरबेंस क्रिएट की, और वो जो मीडियम था उस डिस्टरबेंस की वजह से वो वाइब्रेटरी मोशन में आ गया, वो टू एंड फ्रो, फोर्थ टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन में कंटिन्यूसली, मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद वो मूव करने लग गया। तो वेव फिर क्या हुआ, वेव एक डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से किसी भी मीडियम में हम वाइब्रेटरी मोशन जो है वो पैदा कर सकते हैं, जो रेगुलर इंटरवल के बाद उसमें क्रिएट होती है। ये तो था जी वेव के मुतालिक। अब वेव की आगे दो कैटेगरीज हैं, एक इसकी होती है मैकेनिकल वेव्स, दो इसकी कैटेगरीज हैं जी वेव की, टाइप्स मिले या कैटेगरीज इसकी कितनी है वेव्स की, दो इसकी कैटेगरीज हैं। टू कैटेगरीज ऑफ वेव कौन कौन सी हैं, दो इसकी कैटेगरीज हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, जिसको मीडियम, किसी भी मीडियम की जरूरत होती है टू देयर प्रोपेगेशन, यानी वेव्स को मूव करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। कैसे डिफाइन करेंगे, वेव्स, waves which require any medium, which require any medium to propagate। propagate का क्या मतलब होता है, propagate का मतलब होता है टू मूव, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, ट्रांसफर होना, मुंतकिल होना, उसको जो वर्ड हम यूज करते हैं प्रोपोगेट का या प्रोपिगेशन का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। प्रोपोगेट और कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स की हम एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स आपके पास क्या क्या हो सकती है। देखें, जो अभी हमने बात की थी वाटर वेव्स की, ठीक है, वाटर वेव्स में वाटर इज द मीडियम, यानी वाटर वेव जो है इसकी एग्जांपल में आएगा, यानी वेव्स तो पैदा हुई मैकेनिकल वेव्स, लेकिन उसके लिए मीडियम रिक्वायर था, तो मीडियम रिक्वायर है तो मीडियम वाटर वेव्स आपकी। इसके अलावा अगर हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो साउंड वेव जो है उसके लिए भी आपको मीडियम की जरूरत होती है, किसी ना किसी मीडियम की वजह से साउंड पैदा होती है, चाहे वो कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो साउंड वेव्स भी आपकी मैकेनिकल वेव्स ही कहलाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स।
सेकंड कैटेगरी इसकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स क्या होती हैं? बहुत इजी डेफिनेशन, इसको भी आप, वहां हमने क्या बात की थी पहले, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। यहां पर इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। हम लिख सकते हैं द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर any medium, which do not require any medium to propagate is called electromagnetic waves, जिसमें उसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं आपकी, जैसे रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। रेडियो वेव्स के अलावा आपकी जो एक्स रेज आ जाती हैं वो भी इसी में आएंगी। फिर आपकी जो हीट एंड लाइट वेव्स हैं वो भी इसी की एग्जांपल में है। हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट वेव्स। तो भाई सिंपल सा इनमें फर्क था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और मैकेनिकल वेव्स में हमने कहा कि किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम वो वेव्स जो हैं वो प्रोपेगेट नहीं कर सकती। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने बात की कि वो मूव करने के लिए उन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, जस्ट लाइक रेडियो वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स, ईटीसी। तो भाई आज के लिए आपके लिए इतना ही, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे हम चलेंगे बाकी टॉपिक्स की तरफ भी। वही बात आपके लिए कि भाई इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।